नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। यूनिट 2 यानी कि इक्विलिब्रियम चल रहा है, इसका ये वीडियो नंबर 4 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जिस पे डिस्कशन करना शुरू किया था। क्योंकि डिस्कशन बड़ा हो गया था तो ये अगला वीडियो में इसको मैं कर रहा हूँ। हमने जो पॉइंट डिस्कस करने के लिए लिखे थे पिछले वीडियो में वो ये थे: टाइप ऑफ सपोर्ट्स, टाइप ऑफ बीम्स, टाइप्स ऑफ लोड्स, सपोर्ट रिएक्शन, प्रॉब्लम ऑन व्हील्स। एक मोमेंट भी लिखा था आघूर्ण, जिसके बारे में मैं डिटेल में पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अब हम टाइप ऑफ सपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। इस पे 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान देना का। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि टाइप ऑफ सपोर्ट्स को तब तक नहीं समझाया जा सकता जब तक कि मोमेंट के बारे में जानकारी नहीं हो, और मोमेंट की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। सपोर्ट 3 तरह के होते हैं: रोलर सपोर्ट, जिसे हिंदी में बेलनाकार आलंब भी कहते हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये है हिंज्ड सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट जिसे कहते हैं हिंदी में कीलित या कब्जेदार आलंब, और ये फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट जिसे कहते हैं हिंदी में आबद्ध या स्थिर आलंब। हम इन 4 बिंदुओं पर इन सपोर्ट को स्टडी करेंगे। देखिए, रोलर सपोर्ट जो होता है, नाम ही नीचे देखिए रोलर लगे हुए हैं, ये बेलनाकार होते हैं। जैसे पेन है ना, ये पेन, ये तो खैर काफी लंबा है। जैसे ये एक तरह का रोलर है, देखो इसको रोल कर पा रहा है इस प्रकार से। तो रोलर सपोर्ट जो है वो लीनियर मोशन को रजिस्ट नहीं करते भाई, बिल्कुल नहीं करते। आप देख रहे हो ये पेन, मैं इसको यूं किया, ये रोल हो गया, तो ये रेखीय विस्थापन हो गया, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो रोलर सपोर्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट को यानी रेखीय विस्थापन को विरोध नहीं करते। देखा ना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट लीनियर मोशन यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, नो, नहीं, ये रेखीय विस्थापन के प्रति विरोध प्रकट नहीं करते। अब आती बात हिंज सपोर्ट की, इसको लिखेंगे यस, विरोध करते हैं। जैसे ये पेन है, ये भी मान लो मैंने यहाँ एक कील डाल के इसको ऐसे कीलित कर दिया। अब मैं इस हिंज के अबाउट इस पेन को यूं रोटेट तो कर सकता हूँ ना, ऐसे देखिए घुमा सकता हूँ, लेकिन मैं इस पेन को खींच नहीं सकता। यानी मैं ये जो जहाँ हमने सपोर्ट किया ना, जिस जगह पर जहाँ मैंने सपोर्ट लगाया है उस जगह से ये एंड हटेगा नहीं। ना तो मैं इधर ना उधर, मतलब मैं इसको यूं या यूं नहीं कर सकता, ना इधर ना इधर कर सकता। हाँ, अपनी जगह पर रोटेट कर सकता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं है। इसका रेखीय विस्थापन नहीं हो सकता है। तो लिखा ना रेजिस्टेंस अगेंस्ट लीनियर मोशन, यस, यानी कि रेखीय विस्थापन के विरुद्ध प्रतिरोध देता है। अब आता है ये फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स तो बिल्कुल फिक्स कर रखा है आपने, दीवार के अंदर कोई बीम को फंसा दिया है, या समझ लो एक जो ये दीवार की जगह एक मान लो लोहे का कोई पोर्शन है, आपने एक रॉड को यहाँ वेल्ड कर दिया है, वो तो बिल्कुल फिक्स ही हो गई ना। वो तो लीनियर मोशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यस, यानी हिंज्ड सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट रेखीय विस्थापन का विरोध करते हैं, जबकि बेलनाकार आलंब यानी कि रोलर सपोर्ट रेखीय विस्थापन का विरोध नहीं करते हैं। रोलर सपोर्ट does not resist linear displacement, whereas hinged and fixed support always resist linear displacement.
अब बात आती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे रोलर लगा रखे हैं आपने, ये रोलर है मान लीजिए, ये बीम नहीं, ये रोलर है। ये देखो रोलर आगे पीछे भी घूम सकता है, और ये रोलर के साथ आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी। यानी कि रोलर सपोर्ट जो है, क्या लिखा है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर मोशन, नो, नहीं। ये कोणीय डिस्प्लेसमेंट का विरोध भी नहीं करता है। यहाँ लिखा था ना यस, यानी कि हाँ, या यस हाँ, नहीं। रोलर सपोर्ट एंगुलर मोशन का या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने देता है, उसका विरोध नहीं करता। अब ये आता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट जो है, जैसे मैंने कहा था, ये या हिंज लगा दूं तो ये एंगुलर मोशन तो यहाँ पॉसिबल है इसके अंदर भाई, तो एंगुलर मोशन का तो ये भी विरोध नहीं करता, यहाँ भी नो आएगा। हिंज सपोर्ट जो होता है वो कोणीय विस्थापन का विरोध नहीं करता। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर मोशन, नो, नो एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर मोशन। लेकिन ये तो फिक्स है, ये तो आप ना तो यूं हटा सकते हो ना यूं घुमा सकते हो, यहाँ यस होगा। हाँ, यानी अगर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट लीनियर मोशन की, तो ये दो ही रेजिस्ट करते हैं, हिंज और फिक्स, ये नहीं करता। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर मोशन, तो ये दोनों तो रेजिस्ट नहीं करते, पर वो करता है। अब है रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोमेंट। एक बात समझिएगा, अगर कोई सपोर्ट एंगुलर मूवमेंट होने देता है, फिर वहां मोमेंट कहाँ उसने रेजिस्ट किया। अरे भाई, मोमेंट क्या होता है, घूमना, घूर्णन, रोटेशन। अगर रोटेशन हो गया तो फिर इसके अंदर आपने इसको विरोध कहाँ किया, देयर इज नो रेजिस्टेंस। यानी जो एंगुलर मोशन को रोक पाता है, जो एंगुलर मोशन को रोक पाता है, वही मोमेंट का विरोध करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो एंगुलर मोशन देखिए, मैं बात करता हूं एंगुलर मोशन की, एंगुलर मोशन की, तो रोलर सपोर्ट भी एंगुलर मोशन का कोई विरोध नहीं करता, और हिंज सपोर्ट भी नहीं करता। जो एंगुलर मोशन का विरोध नहीं कर पाते वो मोमेंट से नहीं कर सकते। क्या देगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोमेंट, नो, नो, नहीं, नहीं। जो कोणी, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है एमसीक्यू में। अगर आप मेरे नोट्स, मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनोगे, हर बात को नोट करोगे, तो आप वो एमसीक्यू का आंसर दे पाएंगे। यानी कि ये दो सपोर्ट ऐसे हैं जो दोनों ही मोमेंट का विरोध नहीं करते, ये मोमेंट सहन कर ही नहीं सकते। लेकिन जो फिक्स सपोर्ट है, जो कि एंगुलर मोशन का विरोध करता है, वो मोमेंट का विरोध भी करता है, यस, हाँ। और मैंने बड़ी संक्षेप में बात लिखी है, इसको आप एग्जाम में अगर 8 नंबर सवाल आता है तो डिटेल में लिख सकते हो समझा के। अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो प्रतिक्रिया की दिशा क्या होगी। देखिए ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में जिस सतह पर, जैसे ये सतह है जिसके ऊपर रोलर टिके हुए हैं, ये बीम है, ये रोलर है। तो जिस सरफेस पर रोलर रेस्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर ही रिएक्शन होगी, यानी ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यानी जिस सरफेस पर रोलर टिके हुए उसके साथ 90 डिग्री पर ही कोई रिएक्शन पॉसिबल है, और किसी डायरेक्शन में रोलर रेजिस्ट कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई तिरछा बल लगा दिया, बीम के ऊपर इंक्लाइन फोर्स आ गया, तो तिरछे फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल।
तो वर्टिकल कंपोनेंट तो ये झेल लेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ये डिस्प्लेस हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। हम सीधी सी बात क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये दो सिंबल है उल्टा टी है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिस सतह पर रोलर टिके है उसके परपेंडिकुलर। अच्छा मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि ये रोलर ऐसे टिके हुए हैं इस प्रकार से, बिल्कुल पॉसिबल है ये, कभी कभी ये सतह है और ये आपका इस तरह से कोई बीम है, मान लीजिए बीम ही कोई इस प्रकार से हो जाए, और ये जो सरफेस है जिसपे रोलर टिके हुए हैं ये इंक्लाइंड है, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल थी, इंक्लाइंड है। तो इस बार ये जो सरफेस है ना, इसके नॉर्मल ही रिएक्शन होगी, बस ये ध्यान रखना। फोर्स चाहे कैसे भी हो, फोर्स चाहे वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, तिरछे हो, वो लोड कैसे भी लग सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो केवल इस सरफेस के साथ में समकोण पे मिलेगा, 90 डिग्री पर। जिस सतह पर, जिस सरफेस पर रोलर टिके हुए हैं उस सरफेस के साथ में 90 डिग्री पर रिएक्शन होगी। आगे बात समझे। अब आती है बात हिंज सपोर्ट की। अब हिंज सपोर्ट में तो क्या है कि रिएक्शन दिशा कुछ भी हो सकती है, एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, कोई भी दिशा हो सकती है। भाई अगर लोड ही वर्टिकल है तो रिएक्शन वर्टिकल ही होगी, और लोड अगर इंक्लाइंड है तो रिएक्शन इंक्लाइंड होगी, ये ध्यान रखना। यहां लिख देता हूं, लोड अगर ऐसे आ रहा है बीम के ऊपर इस प्रकार से, यानी कि वर्टिकल, तो जो रिएक्शन होगी वो भी वर्टिकल ही होगी। रिएक्शन हमेशा लोड के अगेंस्ट होती है, अगर लोड नीचे है रिएक्शन ऊपर होगी। लेकिन अगर लोड खुद मान लीजिए तिरछा है, ऐसा लगा हुआ है, इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो भी तिरछी होगी, ये ध्यान रखना। कारण क्या कि तिरछे लोड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ये वाला, उसका विरोध करने के लिए ऐसे होगा, और वर्टिकल जो नीचे इसका विरोध करने के लिए ऐसे होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा जो मैंने ये बताया। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं बहुत सिंपल सी बात सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रोलर सपोर्ट में तो केवल और केवल उस सरफेस के साथ राइट एंगल पे होती है जिसपे वो टिके हुए हैं। हिंज्ड सपोर्ट के अंदर अगर लोड खुद ही वर्टिकल है, जैसे ये बीम है, ये बीम है और ये लोड है, वर्टिकल है, तो लोड ही वर्टिकल तो रिएक्शन भी वर्टिकल ही होगी। लेकिन अगर लोड मान लीजिए तिरछा लग रहा है, इंक्लाइन लग रहा है, तो रिएक्शन भी इंक्लाइन होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ, if load is vertical, reaction is vertical, load is inclined, reaction is also inclined। और यहाँ पर भी सेम बात है, जो इसमें वो यहाँ पर है, एनी प्रतिक्रिया की दिशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन यह प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो रिएक्शन अगेंस्ट फोर्स, और एक रिएक्शन अगेंस्ट मोमेंट। जैसे देखिएगा, मान लो बीम पे कुछ लोड लग रहे हैं, और लोड के कारण इस जगह पर मोमेंट जो हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो ये ना, ये पॉइंट जहाँ पे बीम यहाँ पे फिक्स है, उसके उधर मैं लोड लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, ये देखिए ऐसे नीचे, तो इस पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी ना मोमेंट के रूप में, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। एक्टिंग जो फोर्स है उनके कारण मोमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, तो रिएक्टिव जो मोमेंट होगा, प्रतिक्रियात्मक आघूर्ण होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। और रिएक्शन तो कुछ भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बाकी वो सब मैं यहाँ बता चुका हूँ। तो मुझे पूरी आशा है कि अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया 8 नंबर में
कि विभिन्न प्रकार के आलंबों को समझाइए, एक्सप्लेन वेरियस सपोर्ट्स। और आपने इस प्रकार से जो मैंने बताया, आपने सुना ध्यान से अगर, तो बहुत अच्छे प्रकार से अगर ऐसे भी लिख के आ जाओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो गया। अब टाइप ऑफ बीम्स। देखिए, सबसे पहली होती है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको कहते हैं शुद्ध आलंबित धरण या सरल आलंबित धरण। इसका सिंपल जो लाइन डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, ये ऐसा, बस ये ऐसा होता है, सिंपल सा। इसके दो सिरे होते हैं ना, ए और बी, दोनों पर सपोर्ट होते हैं। सिंपल, सिंपल का मतलब आइदर रोलर और हिंज्ड। तो रोलर और हिंज्ड सपोर्ट एट एंड्स, किनारों पर, ये सिंपली सपोर्ट बीम का मीनिंग हो गया, जिसके दोनों किनारों पर रोलर अथवा हिंज्ड सपोर्ट होते हैं। वैसे तो दोनों हिंज हो सकते हैं, दोनों रोलर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों केस प्रैक्टिकेबल नहीं है। अगर दोनों हिंज हो गए तो कहीं पर भी लीनियर मोशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो ताप प्रतिबल यानी कि टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप करने में हेल्प कर सकता है और बहुत नुकसान होगा। अगर दोनों रोलर हो गए तो फिर डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, फिर इसको कोई प्रतिरोध मिलेगा नहीं, तो बहुत खतरा हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम का जो नॉर्मल जो मीनिंग होता है, एक सिरा यानी जो वन एंड है बीम का, वन एंड, वो तो होता है हिंज्ड, और जो दूसरा है अदर एंड, वो होता है ऑन रोलर। ये मोस्ट इफेक्टिव वे होता है बताने का सिंपली सपोर्टेड बीम को। हालांकि परिभाषा में लिखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड्स पर सिंपल सपोर्ट यानी कि रोलर या हिंज सपोर्ट हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा केस होता है एक एंड पे तो रोलर, एक एंड पे हिंज्ड। ये हो गई पहली। दूसरी होती है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, तो कैंटिलीवर बीम जो होती है, इसमें एक ही एंड फिक्स होता है, इधर वाला या उधर वाला हो सकता है, ये फिक्स कर दिया, वो फ्री है, कोई सपोर्ट नहीं, नो एनी सपोर्ट, ये फ्री एंड है। या हो सकता है कि इधर फिक्स कर दो, वो एंड फ्री हो जाए, ये लो, ये फ्री हो गया, बाकी यार लोड लग जाएंगे, ऊपर से बाहर लग सकते हैं कैसे भी। नॉर्मली ये फॉलो करते हैं ये वाला, नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, हर किताब में आपको ऐसे मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन पॉसिबल है ये भी। तो कैंटिलीवर बीम जो होती है उसके लिए क्या बोलेंगे, वन एंड इज फ्री, देखा ना, FR EE, और वन एंड इज फिक्स्ड, यानी वो बीम जिसका एक एंड फिक्स्ड हो यानी कि फिक्स्ड सपोर्ट पर हो, दूसरा फ्री हो, नो एनी सपोर्ट, उसको कैंटिलीवर या प्रास धरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रास धरण। अगली, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, भाई सिंपली सपोर्टेड बीम में तो दोनों सिरों पर सपोर्ट होता है, कैंटिलीवर में एक सिरा फिक्स दूसरा फ्री, ओवर हैंगिंग बीम में दो सपोर्ट होते हैं डेफिनेटली। अब हो सकता है कि एक तरफ ओवरहैंग हो सकता है कि दोनों तरफ ओवरहैंग हो। जैसे ये बीम है, एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया, एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया, ये पोर्शन ओवरहैंग लटक रहा है बाहर, यानी कि ए है, ये बी है, और बी के उस तरफ सपोर्ट के कुछ बीम बाहर निकली हुई है, बाहर की ओर लटक रही है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरहैंग। ये जो है ना, ये दूरी, इट इज कॉल्ड एज ओवरहैंग। ओवर HANG, हैंग।
ये हो गया राइट ओवरहैंग। लोड तो खैर लग ही सकता है, बीम पे लोड तो लगते ही है। हो सकता है कि इधर सपोर्ट हो और यहाँ हो, और इधर आपका बच गया ये ओवरहैंग, तो ये वाला पोर्शन भी कहलाता है ओवरहैंग, ये वाला। इधर कौन सा ओवरहैंग है? राइट ओवरहैंग। इधर कौन सा है? लेफ्ट ओवरहैंग। यानी ये जो दोनों हैं इन्हें कहेंगे सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। इकहरी प्रलंबित धरने, इकहरी प्रलंबित धरने, जाए या तो राइट ओवरहैंग हो या लेफ्ट ओवरहैंग हो, सपोर्ट लोड तो क्या लगती है ऊपर से। एक होता है डबल ओवरहैंग, इधर भी बीम बाहर निकली हुई है और उधर भी बीम बाहर निकली हुई है, इट इज डबल ओवरहैंग, लोड तो क्या लगते ही है। ये भी ओवरहैंग है और वो भी ओवरहैंग है, ये दोनों ही ओवरहैंग है। ओवरहैंग को कहते हैं हिंदी में प्रलंब, ओवरहैंग। ये हो गया आपके डबल ओवरहैंगिंग बीम, इसे कहेंगे डबल ओवरहैंगिंग बीम, DOUBLE, डबल ओवर हैंगिंग बीम, डबल ओवर हैंगिंग बीम ये होती है। अच्छा सपोर्ट कैसे होते हैं? सिंपल सपोर्ट, सिंपल ही होते हैं ये, रोलर हिंज वगैरह। लेकिन इधर बीम बाहर निकली है, इधर भी बीम बाहर निकली है, ये दोनों सिंगल हो रही और वो डबल हो रही है। अब आती है फिक्स्ड बीम। ये फिक्स्ड बीम आपके न्यूमेरिकल वगैरह इसमें नहीं आएंगे, केवल याद रखना है फिक्स्ड बीम का मतलब क्या। देखिए ऐसी बीम जिसके दोनों एंड फिक्स्ड हों, ये ऐसे ऊपर से लोड लग रहा है, जिस बीम के दोनों एंड ए और बी फिक्स्ड हों, यानी दोनों सिरे आबद्ध आलम पर टिके हों, उसको आबद्ध धरण कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं। पांचवी कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम की जो डेफिनेशन है क्या है? ऐसी बीम जिसपे सपोर्ट की संख्या कम से कम 3 हो, यानी 3 से कम सपोर्ट नहीं हो सकते, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4 5 है, लेकिन मिनिमम 3 सपोर्ट तो होंगे, मिनिमम 3 सपोर्ट होने जरूरी हैं। जिस बीम में 3 सपोर्ट हो जाए वो कहलाती है कंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए ये आपने ये 3 सपोर्ट लगा दिए यहाँ पे, इट इज कंटिन्यूअस बीम। या मान लीजिए ये आपकी फिक्स बीम थी, ये कैसी थी? फिक्स बीम, इतना फिक्स बीम, बीच में सपोर्ट लगा दिया, नाउ इट इज कंटिन्यूअस। सपोर्ट ज्यादा भी 4 भी हो सकते हैं, ये भी कंटिन्यूअस है। लोड के ऊपर तो लगते ही लगते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कंटिन्यूअस बीम को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि नंबर ऑफ सपोर्ट्स मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए ये कैंटिलीवर बीम है, ये इट इज कैंटिलीवर बीम, मैंने एक सपोर्ट यहाँ दे दिया, एक सपोर्ट यहाँ दे दिया, 2 सपोर्ट दे दिया और एक फिक्स है, ये ऊपर से लोड, ये भी बीम कैसे हो गई? कंटिन्यूअस। जहां सपोर्ट की संख्या 3 या ज्यादा हो जाए वो कहलाती है कंटिन्यूअस बीम, सतत धरण। तो आपको मैंने टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में बता दिया, टाइप ऑफ बीम के बारे में बता दिया। अब करते हैं टाइप ऑफ लोड। टाइप ऑफ लोड, देखिए पहला होता है पॉइंट लोड, पॉइंट कह दो या कंसेंट्रेटेड कह दो, कंसेंट्रेटेड। हिंदी में कहते हैं इसको बिंदु भार, बिंदु या संकेंद्रित। देखिए ये कोई बीम है, ये सपोर्ट है और ऐसा कोई भार लग रहा है इस प्रकार का,
या तो एरो है ना, ये पॉइंट है ये। हालांकि थ्योरेटिकल है बात, ये प्रैक्टिकली पॉइंट लोड पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो उसका जो एंड होगा वो एरिया घेरेगा ना, लेकिन हम मान सकते हैं कि ऐसा भार जो जहां पे लग रहा है उस पे एक पॉइंट के रूप में काम करे। मैं इसका अगर आदर्श एग्जांपल लूं, आप समझिएगा कि जैसे पेन, देखो आप पेन, इसको भाला मान लो, पेन को क्या मान लो, भाला। अब अगर मान लीजिए ये पेन में यहाँ रख दूं, या ये भाला में यहाँ रख दूं, ऊपर यहाँ कोई आदमी खड़ा हो जाए इसके ऊपर, जो मेरा हाथ दब रहा नहीं है, हाथ से दबा रहा हूं मैं, यहाँ कोई नट अपनी कारीगरी करे, यहाँ पे अपने कर्तव्य दिखाए, ये भाला है, ये जमीन में रखा हुआ है, और यहाँ ऊपर एक कलाकार अपनी कर्तव्य दिखा रहा है, तो उसका जो वजन है आदमी का सारा, वो इस पॉइंट पर आ रहा है। सो इट इज पॉइंट लोड, जो एक बिंदु पर कार्य करता है। ये जो प्रतिक्रिया हो रही ना, रिएक्शन, रिएक्शन ये भी पॉइंट लोड सी है। लोड ये भी पॉइंट लोड है। रिएक्शन होती है ना, प्रतिक्रिया, ये भी पॉइंट लोड की तरह ही होती है। ये लोड नहीं, हालांकि रिएक्शन है, लेकिन जो रिएक्शन है वो पॉइंट लोड की तरह होती है, पॉइंट लोड की तरह, यानी एक पॉइंट पर कार्य करती है। तो पॉइंट लोड का मतलब क्या हो गया, वो लोड जो बीम पे इस प्रकार हो कि एक ही बिंदु पर कार्य करे, इज कॉल्ड एज पॉइंट लोड। फिर आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे कहते हैं यूडीएल। इसे आयताकार भार भी कहते हैं। अब मान लीजिए ये बीम है और इसकी पूरी लंबाई पर ये, अच्छा, यूडीएल को शो करने का ये तरीका होता है इस प्रकार से। आप चाहो तो बेसिकल तो एक रेक्टेंगल शो करता है, बेसिकल तो एक रेक्टेंगल होता है, और यहाँ पे ऐसे एरो लगा दो, ये वाला। इसका प्रॉपर वे तो ये है, यूडीएल को बताने का ये प्रॉपर वे, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है। आप आयत बनाएंगे, एक एक लाइन खींचेंगे, एरो लगाएंगे। इससे बचने के लिए क्या कर देते हैं, सिंपल सा बस ऐसे कर देते हैं। ये दोनों सेम है। अब मान लीजिए मैंने इसको कह दिया 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी जैसे ही, अच्छा ये लंबा है बीम, मान लीजिए 10 मीटर लंबा है बीम, तो 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन, 10 मीटर पे कितना हो जाएगा, 10 × 10 यानी कि 100, यानी जिसका जो टोटल वेट आया इस बीम के ऊपर पर मीटर कितना है, 10, दूरी कितनी है, 10, यानी कि 100 किलो न्यूटन आ गया। अब मान लीजिए कोई बीम है ऐसी, उस पे यूडीएल ये लग रहा था, यहाँ लग रहा है, और ये दूरी मान लीजिए 2 मीटर है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर है, तो ये यहां से लेके यहां तक यूडीएल है। और मान लो ये जो है यूडीएल वो 12 किलो न्यूटन पर मीटर है। कितना, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 1 मीटर पे 12 किलो न्यूटन, तो 2 मीटर पे 12 × 2, 12 × 2 बराबर 24 किलो न्यूटन। यानी टोटल लोड जो है वो 24 किलो न्यूटन है, लेकिन ये समान रूप से फैला हुआ है। हमें इसकी जरूरत पड़ती है सीजी की। ये बताइए, रेक्टेंगल सीजी कहाँ होती है, सेंटर में, इसकी सीजी भी होगी सेंटर में। यानी ये जो वेट है ना 24 किलो, वो इस पॉइंट पर एक्ट करता हुआ माना जाएगा। ये इसका सेंटर का आएगा बीचों बीच में। मैं जब इस लोड का मोमेंट लूंगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का इंटू 10 मीटर करके, तो सेंटर इसका यहाँ आएगा, इस लोड का जहाँ सेंटर आता है वहां इसको एक्ट करता हुआ माना जाता है।
ये आपको बताया मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इस पे कोई सवाल आपके कोड ना तो ये पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, ना सवाल इस पे आने संभव है आपके। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम ऐसे कहते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये होता है या तो त्रिभुजाकार या समलंब चतुर्भुजाकार। ये जैसे ये हो गया, ऐसा हो गया, ये यहाँ 0 है, यहाँ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता 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 मैक्सिमम, ऐसा हो सकता है। या ये दो सपोर्ट्स हैं, ये पहले ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, पहले बढ़ा फिर घटा। ये भी यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है। फिर देखिए ये इस प्रकार से, ये बड़ा है फिर छोटा हुआ, आखिर में खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हो गया, ये मैक्सिमम है। ये भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। एक आता है कपल, बल युग्म, कपल बल युग्म। देखिए एक बात मैंने बताई थी आपको, जैसे एक फोर्स लग रहा ऊपर पी, एक लग रहा नीचे पी, ये पैरेलल है, और इनके बीच की दूरी जो है वो मान लीजिए डी है। मुझे पता करना है इस बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ दिस कपल। आप उसके लिए कहीं भी मोमेंट ले सकते हैं आप। ये मोमेंट जो है इसके बीच में ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, उधर ले सकते हैं, जहां चाहे ले सकते हैं। कपल का जो मोमेंट होगा एम, वो हमेशा पी गुना डी होगा। बस ये ध्यान रखना। मैं चाहे मोमेंट कहीं भी लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, कहीं भी लूं। मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे ये पी है और ये पी है, और ये मैंने कोई लाइन खींच दी। एक बार मैं मोमेंट यहाँ लूंगा, एक बार मोमेंट यहाँ लूंगा, एक बार मोमेंट यहाँ लूंगा। अब देखेंगे कहीं भी मोमेंट लू आएगा पी इंटू डी। देखिए कैसे, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको मैंने एक्स मान लिया। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी माइनस एक्स, क्योंकि ये डी है। अच्छा आगे देखते हैं। सपोज मुझे मोमेंट यहाँ लेना होता, इस जगह लेना होता, इस जगह पे, और ये डिस्टेंस भी मैंने x1 मान ली। कितनी मान ली, x1। इससे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट से, इस लोड से, ये x1 प्लस डी हो जाएगी ना। तो ये x1 है, वो d है, ये डिस्टेंस बाई d है। अच्छा मान लीजिए मुझे मोमेंट यहाँ लेना होता, और ये डिस्टेंस इस वाले इधर वाले, ये मैं x2 मान लेता हूँ। यानी जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना ना, उससे इसकी दूरी x2, तो जो इसकी दूरी होगी इसकी, वो x2 प्लस डी हो जाएगी, क्योंकि ये तो x2 है और वो d है। मतलब ये जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वैसे इस पे कोई प्रूव करना कभी नहीं आएगा, लेकिन जब स्टूडेंट के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं। अब देखिए मुझे मोमेंट निकालना है, पहले मैं इस पॉइंट को मान लीजिए ओ मान लिया, इसको मैंने O1 मान लिया, इसको मैंने O2 मान लिया। मोमेंट अबाउट ओ मान लीजिए, हो गया, ओ के अबाउट। देखिए ध्यान से, ओ के अबाउट ये फोर्स राइट में नीचे तो क्लॉकवाइज मोमेंट है, और यहाँ भी देखिएगा ऊपर है, लेफ्ट ऊपर, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है। मैं मान लीजिए कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज को प्लस कह देता हूँ। मैंने मान लिया कुछ समय के लिए कि क्लॉकवाइज को मैं प्लस मान लेता हूँ, जो मर्जी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लेता हूँ। मैं ओ के अबाउट ले रहा हूँ, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, ऊपर है ना, लेफ्ट ऊपर है, कितना हो जाएगा पी। मोमेंट यहाँ ले रहा हूँ, ये दूरी कितनी होगी डी माइनस एक्स, पी इंटू डी माइनस एक्स प्लस पी इंटू एक्स, क्योंकि
इस पॉइंट पे मोमेंट लूंगा ना, इस पॉइंट पे, और फोर्स हियर आप पी, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी इंटू एक्स, और वो पी नीचे लग रहा है, दूरी डी माइनस एक्स। आप सॉल्व करो, ये पी डी माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स, ये कट जाएंगे और पी डी आ जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आप चाहे तो मोमेंट अबाउट ओवन लेके देख सकते हैं, लेके देख लो अबाउट ओवन मोमेंट। पहले लेते हैं किसका, अच्छा मैंने क्या माना है, क्लॉकवाइज को प्लस माना है, तो आप देखेंगे ध्यान से ओवन के अबाउट इसका जो मोमेंट होगा क्लॉकवाइज का, ये पी, ये देखो ये पी नीचे लग रहा है, तो पी इंटू एक्स वन प्लस डी, पी इंटू एक्स वन प्लस डी। लेकिन इस ओवन के अबाउट ये राइट ऊपर है, ये कौन सा मोमेंट हुआ, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए वो तो राइट में नीचे था क्लॉकवाइज, ये राइट में ऊपर है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसको माइनस कहता हूं, और पी इंटू ये दूरी x1 है, सॉल्व करो, पी एक्स वन प्लस पी डी माइनस पी एक्स वन, फिर देखिए पी डी आ गया, सेम आया ना। अब अगर मान लीजिए मोमेंट अबाउट O2 लूं, इस पॉइंट के अबाउट, मोमेंट तो इन दो फोर्स के लेंगे अपन। अब O2 का लेंगे तो आप ध्यान से देखना, ये O2 पे मैंने अंगुली रख दी और ये P ऊपर लग रहा है, ऊपर है ना, ये लेफ्ट में ऊपर क्या होता है क्लॉकवाइज, यानी कि P क्लॉकवाइज को प्लस कह रहा हूँ, P इंटू ये दूरी x2 प्लस डी, और ये लग रहा है नीचे, इसके लेफ्ट में नीचे है तो माइनस P, और ये दूरी है x2, यानी कि पी एक्स टू प्लस पी डी माइनस पी एक्स टू बराबर पी डी। हर हाल में मोमेंट पी डी आ रहा है, तो ये आप समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यू आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कह दिया एक लोड नीचे लग रहा है, एक लोड ऊपर लग रहा है, ये 100 न्यूटन का है, ये भी 100 न्यूटन का है, इनकी बीच की दूरी जो है वो 3 मीटर की है। अब आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ये जो बल युग्म है उसका मान कितना है। इसके 4 ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन हो गया 300 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, एक हो गया 300 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, एक हो गया 0, और एक हो गया 900 न्यूटन मीटर कुछ नहीं, ये चलो क्लॉकवाइज लिख दिया। अब देखो वो तो 300 रहा है, P इंटू डी 100 इंटू 300 ही होता है, तो 302 जगह आ रहा है। पर आप देखो कोई सा पॉइंट ले लो आप बीच में, ये राइट में ऊपर लेफ्ट नीचे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये सही होगा, ए बी सी डी में भी याद रखेगा। तो मुझे पूरी पूरी आशा है कि अभी जो मैंने आपको बातें समझाई इस वीडियो के अंदर, क्या समझाया मैंने इस वीडियो के अंदर, सपोर्ट के प्रकार, बीम के प्रकार और लोड के प्रकार, और साथ में लोड के प्रकार में आपका आता कपल, तो मैंने कपल को बहुत अच्छे से समझाया। अब हम ये दो बातें बची हुई है, सपोर्ट रिएक्शंस और व्हील की बात, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, अपन अगले वीडियो में लेंगे इसको, और उसके साथ ही वो 3 सवाल कर लेंगे जो मैंने आपके लिए सोच रखे, आपकी डिफिकल्टी थी ना उनको सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ, और बाकी जो ये कुछ पॉइंट बचे हुए हैं प्लस 3 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।